के लिए रखिए आदरणीय। आदरणीय डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी, भाई बालेंद्र शर्मा, दादी जी, आनंद मिश्र जी और अजीत कुमार जी, और आज के इस आयोजन के सूत्रधार सुधाकर पाठक जी, यहाँ बैठे आप सब प्रबुद्धजन। बहुत सुंदर ऐसा होता है ना, जो जिसको हम कहते हैं बतरस कह सकते हैं, उसको किस्सा गोई कह सकते हैं। और इतना आनंद आ रहा था, ऐसा लगता है कि वक्तव्य नहीं समाप्त होता, और सब कुछ कहानियों के उस तरह से, जैसे मैंने कहा किस्सा गोई वाली बात, और सारी बातें स्पष्ट हो गई। मैं सिर्फ उनकी बात को, मेरे साथ संकट इतना है, ये ऐसा विषय है जिससे मैं भावनात्मक रूप से इतना गहरे जुड़ा हूं कि कई घंटे भी अगर बात करूं तो शायद कम पड़े, लेकिन मैं 30 मिनट में ही समाप्त करूंगा। मैं फिजिक्स वाला हूं। E=mc², 3 अक्षर में इस धरती को 29 बार नष्ट किया जा सकता है, और इस 3 अक्षर के माध्यम से पूरी दुनिया को हजारों साल तक बिजली दी जा सकती है। तो इसलिए पहले तो मैं जोशी जी की बातें वो जैसे कोई प्रसंग बता रहे तो कोई ना कोई प्रसंग याद आ रहा था। अब कहाँ से शुरू करूं? डॉक्टर रूपर्ट स्नेल है, लंदन में है, और डीलिट किया हुआ उन्होंने हमारी भारतीय उसमें इंडोलॉजी पे, उसमें हिंदी है, ब्रज भाषा पे कमांड उनका। दिल्ली में आए, सब समझते अंग्रेज है। अब वो कुछ भी मंत्रालय में गए, बोले ये लालू का मंदिर फिर आ गया, और वो सुन रहे हैं। तो खैर, अब यहाँ पे वही सारा चलन है। उन्होंने एक बात कही थी, लेकिन मैंने उनका साक्षात्कार लिया बाद, फिर उन्होंने एक सवाल मुझसे किया जिसका मैं उत्तर नहीं दे पाया, वो मैं आपसे साझा कर लूं, ये बहुत अच्छा अवसर है। उन्होंने कहा कि मैं तो 50-60 देशों में गया हूं, और सिर्फ भारत एक ऐसा देश है, क्योंकि जो बातें अभी जो वक्तव्य जहां समाप्त किया जोशी जी ने, वो पीड़ा वही है। तो उन्होंने कहा कि मैं 50-60 देशों में ये देखा, भारत के अलावा ऐसा मुझे कोई देश दिखा नहीं कि जिस बात पे शर्म आनी चाहिए उस पे ये लोग गर्व कैसे कर देते हैं। मुझे हिंदी नहीं आती, बड़े गर्व से बता देते। ये डॉक्टर रूपर्ट स्नेल ने जो सवाल किया था, उसका जवाब मेरे पास तो नहीं है, आप भी खोजिएगा। और जो जैसे कह रहे थे, आप प्रसंग आपने सुनाए, ये विडंबना ही है। देखिए, हमारे हिमांशु जोशी जी बहुत बड़े कथाकार, एक मंत्रालय का बहुत बड़ा आयोजन था, विशाल आयोजन था, उद्घाटन का हिंदी पखवाड़े का, तो वो उनको मुख्य अतिथि बनाया गया। अब उसमें संयुक्त सचिव महोदय आए, तो वही जैसे आपसे साथ उस तरह पूछा गया, वो जैसे आप, तो करीब करीब वही स्थिति थी। बोले आप क्या लिखते हैं? तो अब ये इतने बड़े साहित्यकार देश के, और उनसे आप पूछ रहे कि आप क्या लिखते हैं? बोले कुछ खास नहीं, मैं कभी गायवार पे निबंध लिख दिया। तो ये पंच यहां भी समाप्त नहीं होता। मजे की बात देखिए, संयुक्त सचिव महोदय कहते हैं कि मैं आपसे एक फेवर चाहूंगा, मेरे बेटे की हिंदी बहुत खराब है, उन्हें उससे मतलब नहीं कविता कहानी वो सुनने, तो मैं तो आपका फेवर चाहूंगा कि आप मेरे बच्चे को थोड़ा बहुत उसकी हिंदी में मदद कर दीजिए। तो बहरहाल ये अलग अलग अजीब अजीब तरह के वातावरण है। मैं मुद्दे की बात पर आता हूं, और जैसे हिंदी भारत में ही ये सब होता है जो मैं बता रहा हूं, और जैसे जोशी जी ने बताया, लेकिन हिंदी आप सोचिए, मैं आपको बेल्जियम ले चलता हूं। एक नौजवान है, और उसको 6 भाषाएं करीब करीब आती हैं। उसमें फ्लेमिश है, उसमें ग्रीक है, उसमें लेटिन है, उसमें जर्मन है, उसमें अंग्रेजी है, वगैरह वगैरह। और अचानक से उस नौजवान को, बहुत पढ़ाकू है, उसको तुलसी की एक चौपाई मिल जाती है, उसका जर्मन अनुवाद मिल जाता है, और एक चौपाई के जर्मन, और चौपाई का मतलब क्या है? 8-9 शब्द मात्र 8-9 शब्द। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। तो ये चौपाई है। ये चौपाई नहीं थी जो उन्होंने पढ़ी, कुछ और पढ़ा। एक चौपाई की वजह से होता क्या है, उस नौजवान का पूरा जीवन बदल जाता है। उनको वो उसमें करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन फिलॉसफी में, तो दर्शन शास्त्र का स्नातकोत्तर विद्यार्थी जब उसको आदेश मिलता है उनकी धार्मिक संस्था से कि आप, तो वो भारत को चुनता है, और भारत में सिर्फ उस चौपाई के प्रभाव से, और वहां आकर के वो जो इतना बड़ा वैसे ही विद्वान है, 6 भाषाओं का जानकार है,
वो बच्चों के बीच में आके बैठता है और कक्षा 1 से हिंदी पढ़ना शुरू करता है। वो भारत का पहला व्यक्ति था जिन्होंने हिंदी में जब पीएचडी की तो हिंदी का शोध ग्रंथ हिंदी में लिखा। पहले व्यक्ति। हिंदी का शोध ग्रंथ अंग्रेजी में लिखना पड़ता था। हिंदी ने जो कुछ पाया है वो सब संघर्ष के दम पर पाया है। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, यहां जितने सारे लोग बैठे हैं, आप सब जब सभागार से निकले तो उस चिड़िया के रूप में आ जाइए जिसका जिक्र हमारे सुधाकर पाठक जी ने किया। तो ये अब आप सब उनको जानते हैं। मैं फादर कामिल बुल्के की बात कर रहा था जिन्होंने डिक्शनरी लिखी जो घर घर में होती है। ये तो हिंदी का अपना जादू ये है। जादू ये है कि वो रसोई घर में वो भारत का रसोईया जो है कुछ अपना गुनगुना रहा है, महारानी विक्टोरिया सुन लेती, उन्हें बड़ी प्यार, उन्हें बहुत अच्छा लगता है ये, और फिर उनका इतना वो पूरा गीत सुनती हैं उससे, और फिर इस भाषा के प्रति इतना आकर्षित हो जाती है कि भारत से एक शिक्षक भेजा जाता है उनके लिए। महारानी विक्टोरिया हिंदी सीखती हैं और फिर कविताएं लिखने, मतलब कविताएं क्या तुकबंदी जो भी करती हैं। तो ये है। और एक न्यूजीलैंड का नौजवान उसको कहीं कार्यक्रम में इसी तरह जाता है तो उसको पुरस्कार में एक किताब मिल जाती है जिसमें हिंदी के व्याकरण का मामला है, और वो हिंदी के प्रति इतना आकर्षित होते हैं पूरा जीवन हिंदी को समर्पित कर देते हैं। उनका नाम मैक ग्रेगोर, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के डीन से वहां से रिटायर हुए। तो हिंदी का अपना जो एक जादू है वो अपनी जगह है। सिर्फ जो है सवाल यही खड़ा होता है कि देखिए 1655 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार एक विद्वान को भेजती है। उन्हें पता लग गया था कि भारत जिस तरह का देश में जो उन्होंने घूम के उन्हें लंबे समय तक राज्य करना पड़ेगा, तो उसकी आसानी के लिए वो उनको भेजती है, एडवर्ड टेरी साहब को ब्रिटिश सरकार भेजती है कि जाइए पूरा भारत घूम के आइए और बताइए कि जो है कौन सी ऐसी भाषा है जिसको बहुत सारे पूरे भारत के लोग समझ सकते हैं। एडवर्ड टेरी साहब पूरा भारत घूमते हैं और जाके ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट देते हैं कि वो हिंदी है जिसको पूरा भारत समझ लेता है। ये 1655 ईस्वी की मैं बात कर रहा हूं। फिर होता इसका परिणाम ये निकलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो लोग डेपुटेशन पर भेजे जाते हैं उनको हिंदी सिखा के भेजा जाता है। इस बात को अपने जहन में रखिए, क्यों भेजा जाता है? ताकि आप जब तक राजकाज की भाषा वो उनसे संवाद हो तो उसमें आसानी रहेगी। इस बात को बहुत गहराई से जहन में रखने की जरूरत है। और 1861 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार आईसीएस में हिंदी को कंपलसरी कर देती है, यानी नंबर नहीं जुड़ते हैं लेकिन उसमें पास होना जरूरी है। ये ब्रिटिश सरकार करती है। अब 75 साल बाद जब ये स्थिति बनी है कि अभी हिंदी में, चलिए तमिल ने बहुत अच्छा ये किया है, लेकिन हिंदी में अभी भी अपवाद जैसे आपको लोग मिलेंगे। आजादी के 75 साल बाद आईएएस आईपीएस के लिए अंग्रेजी कितनी जरूरी है वो आप सब समझ सकते हैं। धीरे धीरे बदलाव आ रहा आए, बहुत अच्छी बात है। तो ये कहीं ना कहीं हमको, और ये जो सवाल है वो मैं उसको भावनात्मक है तो वो है। और मैंने ये देखा है कि देखिए दुनिया जो आप जैसे जोशी जी ने बताया, अब जब आप बाहर जाते हैं, ट्रिनिडाड में मैं कविता पाठ के लिए गया था, तो वहां पर जब उस कार्यक्रम समाप्त हुआ तो भारतीय जो राजदूत थे उन्होंने जब जाकर के वोट ऑफ थैंक्स की बात आई तो पता लगा वहां 2 कैबिनेट मिनिस्टर भारतवंशी वो पहले से बैठे, हमसे पहले से बैठे थे। हम तो निश्चित समय निर्धारित समय पर पहुंचे, उससे पहले वो बैठे थे, कहीं पता नहीं लग सकता। और तो वो सिर्फ हिंदी के आकर्षण की वजह से। और वहां की जो कमिश्नर एक महिला थी ट्रिनिडाड की, उन्होंने कहा ये जीवन में पहला मौका है जब कहीं 2.5 घंटे मैं इस तरह से बैठी रही हूं सिर्फ हिंदी सुनने के लिए। और वहां बदलाव ये होता है। यहाँ तो आप देखिए कोई कार्यक्रम हो तो नेता लोग आते हैं, 2 में थोड़ी देर में भाग चले जाते हैं, सारा बिगाड़ के चले जाते हैं। तो वहां तो मैंने ऐसे मतलब ये वहां आप देखिए कि जैसे ट्रिनिडाड की बात करूं तो एक जो बाद में जब तरह तरह की बातें होती, कविताएं की अच्छी लगी वगैरह वगैरह, एक बड़ी संभ्रांत महिला थी। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं प्रोफेसर होना चाहिए, जो जादुई व्यक्तित्व था। तो मैंने कहा आप यहाँ प्रोफेसर हैं क्या? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं देखिए मेरी स्टील की यहाँ फैक्ट्रियां हैं, आप जानते होंगे लक्ष्मी मित्तल का नाम तो आपने सुना होगा, मैं उनकी बहन हूं। तो विदेशों में बड़ी सी बड़ी हस्तियां, यहाँ 2 बार यूके जाना हुआ इंग्लैंड में, तो वहां हिंदी उनकी पहचान की भाषा बन जाती, उनके सम्मान की भाषा बन जाती, उनकी अस्मिता की भाषा बन जाती। और वो आते हैं हिंदी सुनने और समझने के लिए। ये
अगर ये प्रवासी भारतीयों का भारतवंशियों वाला जो मॉडल है वो हम हिंदुस्तानी अपना लें तो हमारे बहुत जो है वो आसान हो जाए। खास करके दूसरा मॉडल हमारा ये है आपका अंडमान निकोबार वाला, जहां कोई तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम वहां कोई झगड़ा नहीं है, हिंदी सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। तो ये दो मॉडल हम अपना लें तो हिंदी की बहुत सारी समस्याएं हमारी जो है समाप्त हो जाए। सिर्फ जो अब जो संघर्ष है वो सिर्फ और सिर्फ मानसिकता का है। भाई आजादी के हमने 75 साल बना लिए, हम सर्वप्रभुता संपन्न एक राष्ट्र हैं, ऐसे राष्ट्र हैं जिसकी संस्कृति इतनी महान रही है, लेकिन सिर्फ वही वो जो हमारी मानसिकता है और हमारी हीन भावना है, हमारे दिमाग में जो गुलामी भरी है वो हमें कष्ट देती है। एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था, लोग आते गए और आप जानते हैं कि जो संचालक वो प्रायः बहुत वो टिप्पणियां करते हैं मजेदार और चुटकियां लेते हैं, लेना भी चाहिए। और वो लोग आते गए एक के बाद एक 10-12 लोग जब आए, सब जो उस देश का प्रतिनिधि आए वो अपनी भाषा में बोलता गया, और जब भारत के प्रतिनिधि की बारी आई तो वो अंग्रेजी में बोला। अब संचालक ने टिप्पणी की, अब उसका मैं हिंदी अनुवाद आपको बताता हूं। उन्हें कहा कि आपके अपने देश की कोई भाषा नहीं है? तो कहता नहीं वो माफ करिए मैं भूल गया कि आप लोग तो सदियों गुलाम रहे। अब ये कितने अफसोस की बात है कि हमसे भारत वाले से पूछ रहा है कि आपके अपने देश की कोई भाषा नहीं, जहां ऋग्वेद कब लिखा गया था, जहां पे तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम एक से एक ऐसी प्राचीन इतनी समृद्ध संपन्न भाषा, उसे पूछना पड़ रहा है कि आपके अपने देश, क्योंकि वो मौका तो हमने ही दिया ना। और यही दिल्ली के नाम तो लेना नहीं चाहिए कभी भी, एक बहुत बड़ी हस्ती थे, जापान गए हुए थे, मेरे मित्र थे वो जो डेपुटेशन पे थे आकाशवाणी से, वहां पे रेडियो जापान की सेवा में, उनसे 1 मिनट के लिए कहा गया कि आप थोड़ा वक्तव्य दे दीजिए। नो आई विल नॉट स्पीक इन इंग्लिश। तो वो जो जापान के नोडल वो थे वहां पर, उनको हिंदी अंग्रेजी जापानी सब आती थी। बोले आप लोग कैसे लोग हैं कि आपको अपने देश की भाषा बोलने में शर्म आती। तो जब उन्होंने जापानी सज्जन ने वो कोई पूरी बड़ी हस्ती थे जिनको वो बनाया गया था वो नोडल, तो वो तब जाकर के वो सज्जन जो है उन्होंने हिंदी में वक्तव्य दिया। ये जो संकट है, यानी कि आप एक अभिनेता, जो वो मुकेश का गाना आपने सुना होगा, मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, अब उसकी शूटिंग करके जब वो लौट रहे थे तो जेब में चवन्नी नहीं थी जो बंद हो गई, और वो की चवन्नी होती तो वो उसकी बस में बैठ के और जाके अपनी चाल में पहुंच जाते, चाल में, और पैदल जाते हैं 5 किलोमीटर। लेकिन जब वो इतने बड़े अभिनेता बन जाते हैं, करोड़पति बन जाते हैं, इतना सम्मान दुनिया घूम लेते हैं, तब हिंदी के चैनल पर हिंदी के कार्यक्रम में 1 मिनट की वो हिंदी नहीं बोल सकते। ये बहुत बड़ा एक जो संकट है, हमें इससे पार उतरना है। और मैं क्योंकि विषय लंबा है इसलिए समापन इसका इस तरह यूं करूंगा कि ये जैसे मैंने कहा, ये भावनात्मक बात है कि हम अगर एक इतने सर्वप्रभुता संपन्न राष्ट्र हैं तो हमारी एक राष्ट्रभाषा हो, तो हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि ये, और जो चल रहा है वही हम आपस में भी बात कर रहे थे कि अभी 75 साल में तो कोई गांव क्षेत्र वाला खा में गया नहीं, ना खा वाला का में गया। अब हो सकता है, मैंने उम्मीद बांधना चाहिए कि हो सकता है 3022 तक ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन फिलहाल तो नजर में आता नहीं कि वो तो हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति का कोई ऐसा कुछ होगा तो बात बन पाएगी। लेकिन बड़ा इसके जोखिम, इसके खतरे बहुत ज्यादा हैं। यानी खतरे क्या है कि देखिए, जो मैं कह रहा हूं कि ये भावनात्मक मुद्दे से हटके 2 चीजें हमें बहुत गहराई से सोचने विचारने की जरूरत है। और वो ये है कि अंग्रेजी का नुकसान ये है कि देखिए, अंग्रेजी की जगह बनती है, हमारी एक अंतरराष्ट्रीय संपर्क भाषा हमें चाहिए, वो हमें अंग्रेजी के रूप में मिल गई। गुलामी का फायदा हमें ये हुआ, हमें तो चाहिए ही चाहिए थी, फ्रेंच जर्मन कुछ भी होती। हालांकि हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि भारत इतना विशाल विराट देश है और हम इतना वो हमारी हिंदी जो है वो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा बनी। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि उसको जो बहुत सारी भाषाएं ली गई, हिंदी को भी ले लिया, लोग इतने वो व्हाट्सएप पे उन्होंने उसको बधाइयां और जाने क्या क्या करना शुरू कर दिया। हम लोग झूठ में खुश हो लेते हैं, हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं तो, लेकिन ऐसा हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र की वो 7वीं आधिकारिक भाषा बने। खैर, लेकिन जो नुकसान तो एक उसका जो है अंग्रेजी की भूमिका बनती, वो एक अंतरराष्ट्रीय संपर्क भाषा के रूप में, और जब तक ये विकल्प नहीं आते तब तक उच्च शिक्षा में हमको जरूरत है कि हम उसको, अंग्रेजी हमारे साथ रहेगी। तो 2 ही जगहें बनती हैं, एक हमारे इंस्टीट्यूशंस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, और
हमारी हायर स्टडीज में, हमारे उच्च शिक्षा में, और ये दो। तीसरी जगह अंग्रेजी के लिए नहीं बनती, लेकिन दुर्भाग्य से अंग्रेजी हमारे शासन में है, वो नहीं होना चाहिए, और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं होना चाहिए। हमारी बच्ची की विवाह के निमंत्रण पत्र में उसको नहीं होना चाहिए, सिवाय दिमागी गुलामी के कोई तर्क आपके पास है तो दे दीजिए। हिंदी की रोजी रोटी खाते हैं, हिंदी के अखबार में काम करते हैं, लेकिन अगर वो दैनिक हिंदुस्तान में है तो अंग्रेजी का विजिटिंग कार्ड देगा, अगर नवभारत टाइम्स में तो टाइम्स ऑफ इंडिया उसका अंग्रेजी का देगा। तो इस मानसिकता से हमें उभरने की जरूरत है। तो वो दो तो मैंने बताया, 1 जनवरी 1929 को महात्मा गांधी अपने भाषण में कहते हैं कि आजादी कब मिलेगी पता नहीं, लेकिन जब भी आजादी मिले तो मैं अंग्रेजों से कहूंगा, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूंगा कि वो भारत छोड़ के नहीं जाए, भारत बड़ा प्यारा देश है, लेकिन अंग्रेजी को मैं एक दिन भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और वो महात्मा गांधी कहते हैं, वो उनकी अंग्रेजी इतनी मजबूत थी कि बड़े बड़े अंग्रेज लोग जो उनसे वो घबराते थे उनकी अंग्रेजी से। तो बहरहाल, तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए, जो आपने बताया, आपको मैं दावा करता हूं, आप सब खोजिएगा, कोशिश करिएगा, ये 15 अगस्त 1947 से लेकर के और आज 2022 आज की तारीख तक कोई ऐसी परियोजना खोज के निकालिए। हजारों परियोजनाएं भारत में बनी है, करोड़ों अरबों रुपए के बजट के साथ बनी है, लेकिन वो उतने ही टाइम फ्रेम, उतने ही कालखंड में और उतने ही बजट में अगर पूरी हो गई तो मुझे बताइए, मैं बहुत खुशी महसूस करूंगा। संभव नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है ये, क्योंकि अगर राजकाज ऐसी भाषा में चलेगा जिसको 90% से ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, वो नहीं चल सकता। अभी ताजा संसद के सत्र में बताया गया 1600 जो बड़ी महत्वपूर्ण परियोजना, उसमें 800 से ज्यादा परियोजनाएं विलंबित हैं। ये देखिए, निजी स्तर पर उसमें बहुत सारे योग्य लोग हैं, बहुत समर्पित लोग हैं, वो अलग बात है, लेकिन हमारी जो ब्यूरोक्रेसी, जो अंग्रेजों ने हम भारतीयों के दमन के लिए बनाई थी, नियंत्रण के लिए बनाई थी, वो भारतीयों को जाहिल मानते थे, असभ्य मानते थे। इसी दिल्ली के यहाँ पर, जिसमें भारत में जो आपका जिमखाना क्लब, यहाँ भी लिखा रहता था, मैं तो नहीं उस शब्द को दोहराऊंगा, लेकिन डैश डैश एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। तो वो तो हमें इस स्तर पे देखते, उस ब्यूरोक्रेसी को हमने अपने ऊपर कैसे लाद लिया। और उसमें होता ये है, एक व्यक्ति एक बैसाखी पर एक पांव पर खड़ा है, लेकिन जो काउंटर पे बैठा है वो उसका सर्टिफिकेट देख के कोई ना कोई नुक्स निकाल कहेगा तू झूठ बोला, तेरे तो दोनों टांगे सही सलामत है। और उत्तर प्रदेश में तो एक मुर्दा संघ बन गया कि वो सारे मुर्दा लोग अपने एक पूरा संघ बना डाले, उसको मनाते हैं क्योंकि कागज पे सारे मरे घोषित है। ये ब्यूरोक्रेसी इंग्लैंड में नहीं है। मैं 2 बार मेरा जाने का अवसर मिला इंग्लैंड में, वहां तो ये नहीं है, वहां तो कोई बीपीएस नहीं है, वहां कोई ब्रिटिश पुलिस सर्विस नहीं होती, वहां कोई ईपीएस इंग्लैंड पुलिस सर्विस नहीं होती। यहां उन्होंने आईपीएस बना दिया, इंडियन पुलिस सर्विस, क्योंकि यह नियंत्रण करना था। इसका नुकसान क्या होता है? मैं एक व्यवस्था की बात कर रहा हूं। निजी तौर पे आनंद मिश्र जैसे लोग भी होते हैं और इसी ब्यूरोक्रेसी हमारे जोशी जी भी हैं, वो एक अलग कहानी है। लेकिन नुकसान ये है, सिस्टम की बात कर रहा हूं, व्यवस्था की बात कर रहा हूं, कि 2021 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक 1,61,000 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए। ये उनका आंकड़ा है जो ऑन द स्पॉट मारे गए, जो बाद में अस्पताल में जाके मरते हैं उनका हमारे पास कोई अध्ययन, कोई आंकड़ा नहीं। 1,61,000, अब सोचिए, 1,61,000 को समझिए, मारे गए। नौरू नाम का एक देश है, 12,000 आबादी है, वो हमें फास्फेट की एक्सपर्टाइज बताता है। एक देश है सैन मैरिनो, 34,000 की पॉपुलेशन है, 34,000, हमारे सेक्टर 19B की भी शायद ऐसी करीब द्वारका में। तो और वो 5 खिलाड़ी उसने भेजे ओलंपिक में, 4 मेडल लेके आए। हम तो 140-35 करोड़ के देश हैं, 7 मेडल मिल गए, पागल होते होते बचे सब। तो सैन मैरिनो 34, यानी ऐसे देश से 40-50 जिनकी आबादी 1 लाख और के उससे नीचे आसपास है, हमारे यहाँ 1,61,000 लोग मारे जाते हैं। सिस्टम की बात कर रहा हूं, हम लोग सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा, क्या ट्रैफिक सप्ताह मना के खुश हो लेते हैं। तो ये व्यवस्था, ऐसी व्यवस्थाएं वहां जो लागू है वो यहाँ पर
उस तरह से व्यवस्थाएं लागू नहीं। जो 1908 में हिंदू स्वराज में गांधी जी ने कहा नेबरहुड स्कूल स्कीम भारत में लागू नहीं, वहां इंग्लैंड में लागू है, लंदन में लागू है। वहां प्रधानमंत्री का बच्चा हो और चाहे कोई और छोटे से छोटे स्तर के व्यक्ति का बच्चा हो, वो उसी स्कूल में अनिवार्य रूप से पढ़ेगा नहीं, वो ये व्यवस्था है वहां। हमारे दिल्ली के मित्र थे, मेरे जॉइंट कमिश्नर पुलिस थे, उनका जो है ना उनकी बच्ची का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, कॉमर्स में थे, तो उन्होंने उसको लंदन में भेज दिया। वो कॉमर्स की बच्ची थी, आप सोचो। फिर वहां पर उसका एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ, उन्हें लगा कि तो डॉक्टर अच्छी बन सकती है, उसको एक क्रैश कोर्स दिलाया गया। आज वो लंदन की बहुत जानी मानी डॉक्टर। ये संभव है भारत में। हम तो एमए करना चाह रहे थे हिंदी में, लेकिन नेशनल स्कॉलरशिप मिलती थी, अगर एमएससी नहीं करते तो बंद हो जाती, तो मैं संकट में आ जाते। भारत में ये संभव नहीं है। ऐसी ऐसी अनेक व्यवस्थाएं हैं कि वो जो है वहां पर ये सब नहीं होता। मैं एक उदाहरण देता हूं, यहाँ पर फाइलें घूमती रहती है हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, और जिस तरह, और वहां क्या होता है, हमारे मित्र थे राजेंद्र बोहरा, बीबीसी में काम करते थे, अपने ऑफिस से निकले और वहां मेट्रो स्टेशन गए, वहां पर उनको फोन करना था, सिक्का डाला, बात नहीं हो पाई, एक सिक्का और डाला, बात नहीं हो पाई। शाम को 5 बजे उन्होंने अपने थैला निकाला, कागज निकाला, कंप्लेंट बॉक्स में डाल दिया। शाम के 5 बजे की घटना है ये। दूसरे दिन सुबह 8 बजे उनके घर पे दरवाजे पे दस्तक होती है, एक वो चिट्ठी लेके आता वहां के किसी उच्चाधिकारी की, और उसमें वो कहते हैं कि हम आपके शिकायत के लिए आपके बहुत आभारी हैं, तो हमने लंदन के जितने पब्लिक टेलीफोन है उनको चेक करा लिया आपके माध्यम से, और वो 2 सिक्के उनके गए थे उसमें, उसके मूल्य के बराबर के सिक्के चिट्ठी में चिपके हुए थे। शाम को 5 बजे की घटना है, सुबह दूसरे दिन 8 बजे सब कुछ हो जाता है। भारत में ऐसा संभव है? मैंने तो रेल मंत्रालय को 3 महीने पहले चिट्ठी लिखी थी शताब्दी की, अभी तक तो जवाब आया नहीं, अब देखने कब आता है। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो ब्यूरोक्रेसी हमारी जो हमने वहां से ले ली, वो ये बहुत बड़ी देश की बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि कोई, जैसे मैंने कहा 2000 तक सबको स्वास्थ्य की क्या स्थिति अभी भी ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ हुआ नहीं, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अभी भी हम वही बहुत सारी चीजों में वहीं के वहीं पड़े हैं। और वो यूनिसेफ के उस कार्यक्रम से मैं बहुत बरसों जुड़ा रहा हूँ। आज भी जो हमारे पैरामीटर्स हैं, बच्चे कितने मर जाते हैं, बहुत सारे, उन सब में हम कहां से कहां अभी भी वहीं के वहीं बैठे हैं। तो यही नहीं हो, क्योंकि अरबों रुपए की योजनाएं बन जाती, लेकिन वो धरती पर नहीं आ पाती, जिस तरह का हमारा ब्यूरोक्रेसी का स्वरूप है। मैं फिर, और दूसरा जो पहलू है वो है उसकी दूसरा ये तो उसका भौतिक पक्ष है कि जो अंग्रेजी में हमारी शासन चलता है और हमारे भारतीय भाषा उसमें जो है नहीं जुड़ पाया। और दूसरा उसका एक बौद्धिक पक्ष है। एक भौतिक पक्ष बताया मैंने, फिजिकल एस्पेक्ट, दूसरा उसका इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट। हम अपनी जो बिल्कुल वही जोशी जी वाली बात है कि 6 साल जो होना है बच्चे का, 8 साल तक जितना कुछ होना है वो सब हो जाता है, और हम उसको वहां से शुरुआत कर देते हैं, पूरा उससे अपने जो है भाषा से कट के। तो उसका जिस तरह का विकास होता है उसमें ये है कि देखिए, एक छोटा सा देश है, एक हमारे शहर, किसी बड़े शहर की आबादी जितना उसकी आबादी है, और वो ऐसा देश था जो लुटे पुटे लोग, पूरी दुनिया से लुटे पुटे लोग वहां आए, जहां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई लाइब्रेरी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उसने अपनी भाषा को अपनाया। और उसका चमत्कार ये कि 1948 के करीब की उसकी जो स्वाधीनता मुझको मिली है, वहां पर हमारे तो 1901 से लेके 2022 तक एक डॉक्टर सीवी रमन, एक टैगोर, 2-3 अपवाद है नोबेल प्राइज के लिए। वहां अभी जो ताजा इस तरह से कहें तो ताजा ही देश बना है, वो हमारे साथ ही करीब वो बना है 48 के आसपास, और इतना छोटा सा देश है, हमारे किसी शहर की आबादी के बराबर। वहां अब तक अभी तक दर्जनों नोबेल प्राइज वाले विनर वहां पे हो चुके हैं। मैं इजराइल की बात कर रहा हूँ। ये भाषा का चमत्कार होता है। इंग्लैंड में भी अंग्रेजी ऐसे ही लड़ती रही, संघर्ष करती रही, क्योंकि वहां लैटिन और फ्रेंच को महान भाषा मानते थे। लेकिन अंग्रेजी जब बनी तो वो छोटा सा देश जिसको कोई नहीं जानता था, इंग्लैंड की देखिए क्या छोटा सा देश है, क्या उसकी आबादी है, क्या उसकी कोई, लेकिन जब वो अंग्रेजी राष्ट्रभाषा उन्होंने बना ली तो क्या मिरेकल, क्या चमत्कार हुआ कि वो पूरी आधी दुनिया पे राज, मैंने 50 देशों पे राज करने लग गए। ये होता है चमत्कार। तो ये हमारा जो एक बौद्धिक गिरावट है, वो कहीं भी आप किसी क्षेत्र में देख लीजिए, हमारा अध्यात्म देख लीजिए, हमारे ऐसे संत जिनके लाखों वो
उनके शिष्य हैं वो वहाँ जेलों में किस काम के लिए पड़े हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये एक गिराव, हम उसे इनकार नहीं कर सकते। 1835 में लॉर्ड मैकाले कहता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि भाई मैंने पूरा भारत देखा है और ये ऐसे लोग हैं, इतने चरित्रवान लोग हैं, यहाँ तो कोई चोरी चकारी नहीं होती, कोई अपराध नहीं होते, कोई डाक, तो यहाँ पर इनको तो आप गुलाम बना के रख ही नहीं सकते। इनका दिमाग ब्रेन वॉश कर डालिए, इनको ऐसी शिक्षा पद्धति लाइए कि इनको अपनी जड़ों से कट जाए। और आखिर उस आदमी की विजन देखिए, और उसने वो करके हमें दिखा दिया। अब हमारा चारित्रिक विकास, वो मैकाले क्या कह रहा है, यहाँ तो कोई चोरी नहीं हो, कोई अपराध नहीं होती। अब हमारा चारित्रिक विकास इतना है कि एसी के फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में जो डब्बा है उसको हमें चेन से बांध के रखना पड़ता है। तो ये मतलब एक कहीं ना कहीं हम अपने जो उसमें संस्कृति की जो बात आई, तो भाषा का सवाल भाषा का नहीं है, उसके साथ उसके जीवन मूल्य जुड़ते हैं। अपराध बहुत पहले से होते आए, अपराध कोई नई चीज नहीं है, लेकिन अपराध का एक दायरा होता था, अपराधियों का एक सीमित दायरा होता था। कभी हम बच्चे थे, गांव में सुनते थे, कभी 6 महीने में कोई डाका वाका पड़ गया तो पूरी गांव में दहशत फैल जाती थी। आज ऐसे अपराध में क्या करूं, उत्सव के वातावरण में कहने में, लेकिन हम उसको छुपा भी नहीं सकते। कोई आपके बहुत फोड़ा है, घाव है, उसको आप बहुत महंगी कमीज से छुपाएं तो कैंसर बनेगा, और कोई तरीका नहीं है। इसलिए हमें कहना पड़ता, आज इस तरह के अपराध हो रहे हैं, वो जो हमें कहीं ना कहीं उसमें चिंता करने की जरूरत है। गुड़ग्राम 15 दिन पहले की घटना है, यानी एक बच्चा अपने माता पिता की हत्या कर देता। माता पिता का अपराध यही था कि उन्होंने उसको सिर्फ रोका था कि ये ज्यादा मत देखा करो ये, और ऐसे मतलब कोई तो अब सीमा ही नहीं बची है, कोई कुछ बचा ही नहीं कि कौन आदमी कब कहाँ क्या अपराध, कब रोड रेज कर बैठेगा, कब क्या कर बैठेगा। तो ये जो है एक बौद्धिक, इसका समाज पर जिस तरह से असर पड़ रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि भाषा के साथ उसका साहित्य जुड़ जाता है, इसका संस्कृति जुड़ जाती है, इसके जीवन मूल्य जुड़ जाते हैं। अब त्रिनिदाद की मैं बात कर रहा था, आप सोचिए कि वहां पर ये जो बिहार उत्तर प्रदेश कहीं से जो लोग ले जाए गए थे, उनको कोई पढ़े लिखे लोग तो थे नहीं, लालच में अंग्रेज लोग ले गए उनको, गिरमिटिया जो कहलाते हैं, एग्रीमेंट से गिरमिटिया बन गया। अब ये जब ये आपस में बात कर ले हिंदी में, उसमें अब वो हिंदी आती है तो भोजपुरी जिसमें बात करे तो उसमें कोड़े बरसाए जाते थे। अब सोचिए कोड़े क्यों बरसाए जाते थे, ऐसा क्या अपराध कर दिया उन्होंने। तो वो क्या करते थे, जब अंग्रेज लोग चले जाए रात के 10-11 बजे, तो ये बेचारे सब आपस में बैठते थे, और बैठने के बाद वो कोई हनुमान चालीसा सुना रहा है, तो कोई भजन सुना रहा है, तो कोई लोकगीत सुना रहा है, तो कोई शेरो शायरी सुना रहा है, ऐसे ताकि उनकी संस्कृति बची रहे, ताकि उनके जीवन मूल्य बचे रहे। अब होता क्या था, मैं अपने बचपन को अगर याद करूं तो अंताक्षरी होती थी। अंताक्षरी में सिर्फ और सिर्फ रामचरितमानस होती थी। मैंने जिला स्तर तक जीता उसको, वो और प्रदेश स्तर तक गया हूं। तो ये मैं अपनी भाषा में कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर उस पर रामचरितमानस पर केंद्रित होती थी, आप हर बच्चा रामचरितमानस पढ़ेगा तो जाने अनजाने वो जो जीवन मूल्य है जो रामचरितमानस से, राम कथा से मिलते हैं, वो उसके कहीं मतलब उसके पूरे सिस्टम में और मतलब उसके दिमाग, जहन में, उसकी आत्मा में, उसके हृदय में अंकित हो जाते हैं। तो ये अंतर होता है। एक तो वो फिर बाद में कविताओं पर आ गया मामला, वो भी तक वहां तक भी अच्छा था, वो कविताओं से हटके फिल्मी गीत पे आ गया। अब वो और शॉर्टकट है तो फिल्म के नाम ही कर लेते हैं आपस में, उनका पे खत्म करो तो ये कहीं ना कहीं हम भाषाओं से, और मैं अपने समय में देखता था तो वो हर शनिवार को आपको अनिवार्य रूप से सारे विद्यार्थी, कोई कुछ सुना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई गाना सुना रहा है, तो ये सब होता तो हम उससे जुड़े रहते थे। आज ये कॉन्वेंट स्कूल तथा कथित पब्लिक स्कूल 2019 में शिवपुरी, मामूली सा, मेरे ग्वालियर में था, मेरी पहली पोस्ट उसमें आता था, कार्य क्षेत्र में आता था। अब शिवपुरी जैसा एक कस्बा, और वहां पर पब्लिक स्कूल में एक बच्चा जब क्लास नहीं चल रही है, अपने मित्र के साथ हिंदी बोलते हुए पकड़ा जाता है। चोरी करते पकड़ा हो, गिरफ्त कटी करते हुए पकड़ा गया, तो फिर उसको 8 पेज लिखने पड़े सजा के तौर पर, आई विल नॉट स्पीक इन हिंदी। ये भारत में क्या मजाक हो रहा है। अब वो चूंकि मीडिया में चीजें आ गई, इसलिए वो जो है मारपीट या वो सब तो बंद हो गई, उस तरह के पनिशमेंट, लेकिन अभी भी पूरे बहुत सारे, मुझे नहीं मालूम, ये बहुत आपका पराक्रम है जो आपने वहां तक हिंदी पहुंचा दी।
अभी मुझे भी किसी ने बुलाया था, वो किसी ऐसे ही स्कूल में, अच्छी बात है धीरे धीरे। लेकिन ये क्या मतलब ऐसा कहीं दुनिया के देश में आपने देखा है? दुनिया के देश में आपने ये देखा कि जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का एक अपने माता पिता का इकलौता बेटा, बहुत ब्रिलियंट बच्चा है, आत्महत्या कर लेता है। यादव, कोई नाम भूल गया, यादव। किस लिए आत्महत्या कर लेता है? कि मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं, मुझे रोज अपमानित होना पड़ता है, तो मैं अपना जीवन समाप्त कर रहा हूं। इकलौता बच्चा, अंग्रेजी नहीं आती तो क्या है, कपिल देव को नहीं आती थी, लेकिन वो वर्ल्ड कप लेके आ गए। इससे क्या फत आ गई? अंशु माहेश्वरी, इंदौर की बच्ची, परिचय अच्छा नहीं हुआ, आत्महत्या कर ली। मरने के बाद जब मार्कशीट आती है, इसके नंबर पता है आपको? 83 नंबर। इतना खौफ ऐसा कहीं दुनिया के देश में देखा है कि जर्मनी का बच्चा इसलिए आत्महत्या कर ले कि उसकी फ्रेंच अच्छी नहीं है, फ्रांस का कोई बच्चा इसलिए आत्महत्या कर ले कि उसकी मतलब जर्मन भाषा उसको अच्छी से नहीं आती। बचपन से हम ऐसा कितने लाखों लोगों का, हमने युवाओं का अपने भविष्य बर्बाद कर दिया सारा। हमने उसको वो सारा, उसके लिए पहले अंग्रेजी। और लेकिन ये जो दो पक्ष है ये बहुत खतरनाक है। देर सवेर हमको इस पर आना पड़ेगा अगर हमें अपनी, क्योंकि इस वक्त संकट ये भी है, और हमें सिर्फ है शायद हिंदी वाले ही हैं पूरी दुनिया में। मुझे और किसी देश का, जोशी जी को ज्यादा पता होगा, ये बहुत विद्वान है, कि मुझे नहीं पता है कि और किसी देश में ऐसा होता है कि हम तो अपने हम तो कभी मेरी मदर, मेरे फादर, मेरे ब्रदर, मेरी सिस्टर, मेरे फ्रेंड, यानी अपने आत्मीय रिश्तों तक में हिंदी का प्रयोग नहीं करते। तो ये जो है कहीं ना कहीं कहाँ से हम फिर वो ये जो तमाम सारी हम समस्याएं बर्दाश्त कर रहे हैं, ये जो अपराध देख रहे हैं, क्योंकि हम अपनी संस्कृति से उससे कटे हुए हैं, अपने जीवन मूल्यों से कट गए हैं। तो वो अगर ये सब भाषा बचानी है, हिंदी को बचाना है और संस्कृति को बचाना है, अपने जीवन मूल्यों को बचाना है, जो विदेश में लोग कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी, बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे भारतवंशी हमारी परंपराओं को, हमारे रीति रिवाजों को सुरक्षित करके रख रहे हैं, वो तो कर रहे हैं। लेकिन भारत वालों को भी ये काम करना है। इसलिए हम सबको, जैसे मैंने कहा था, कहीं ना कहीं एक अभी जो एक बात और जोशी जी ने कही थी, ये सचमुच बहुत जब से ये इंटरनेट आया, इसने जो क्रांति की है, तो हमारे जो पूरी दुनिया में, मैं आपको नाम गिना सकता हूँ, बहुत कम से कम 50 देशों के, 30-40 देशों के नाम तो मैं गिना दूंगा, एक एक व्यक्ति का नाम गिना दूंगा, संस्थाओं के नाम गिना, जो हिंदी के लिए सक्रिय, जैसे मैंने कहा ना, उनके लिए तो हिंदी पहचान की भाषा है, कोई ऐसा देश बचा नहीं है। तो अब इसमें हम सब शामिल हो जाएं, बहुत स्वर्णिम अवसर है। और 2019 में जब ये हुआ, विज्ञान भवन में कार्यक्रम हुआ, तो हमारे गृह मंत्री जी ने कहा था कि मैं जब शुरू में आया था तो बमुश्किल ऐसे ही थोड़ी सी 10-12% फाइलें जो है वो हिंदी में आती थी। आज मेरे पास 60-65% फाइलें हिंदी में आती हैं। ये 2019 में गृह मंत्री जी ने कहा था, 2 साल तो कार्यक्रम हुआ नहीं। तो बहरहाल एक ऐसा अवसर है। मुझे बड़ी तकलीफ होती थी कि हमारे राष्ट्र विज्ञान भवन जाता था, तो लेकिन अभी गनीमत है कि हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है उन पर हमारे प्रधानमंत्री जी या जो भी वो हिंदी में बोलते हैं, तो आजकल तो ये सारी सुविधाएं, तो इसलिए बहुत अच्छा अवसर है हम सबको। जैसे शताब्दी में पहले नहीं मिलती था, हिंदी का अखबार नहीं मिलता था, जैसे राजधानी में नहीं मिलता था, तो वो कहीं ना कहीं हम सबको ये करना है कि हिंदी के लिए, अपनी भाषा के लिए हम सब सक्रिय होकर के एक ये जो है चीजों को देखें, पहचानें, उसके लिए एक माहौल बनाएं कि हमारे सारे पाठ्यक्रम हिंदी में हो, और हिंदी हमारे एक सम्मान, उसके प्रति हमारे भीतर एक सम्मान जगे, हमें हिंदी बोलने में, समझ लिखने में कहीं वो उस तरह की हीन भावना हमारे भीतर ना रहे, और वो फिर जो है इसका लाभ, और हमारे प्रशासन में किसी भी तरह से ये अंग्रेजी हटे और हिंदी आए, तो और हिंदी मतलब ये जो हमारी भारतीय भाषाएं वो आए, तो उससे हमारे देश का ये जो है तमाम सारी उसका भी लाभ हमारे मिलेगा कि योजनाएं हमारे गांव-गांव तक पहुंचे, और जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए थे आजादी के समय, जो शहीदों ने सपने देखे थे, वो पूरे हो, और खासकर युवा पीढ़ी को, क्योंकि अभी जो है बहुत ये, क्योंकि हमारे शब्द विलुप्त हो रहे हैं, हमारे इतना प्यारा हमारा देश है, लेकिन हमारे, अब देखिए बात खत्म कर रहा हूँ, 900 टीवी चैनल हमारे, हाँ कोई बात नहीं, बिल्कुल मैं तैयार, 900 टीवी चैनल है हमारे देश में। अब दूरदर्शन को छोड़ दीजिए, आकाशवाणी छोड़ दीजिए, उसका तो मैंडेट अलग है, उसका तो अलग है। 900 चैनल में से हमारी जो इतना समृद्ध शास्त्रीय संगीत, कहाँ आपको शास्त्रीय संगीत सुनने को मिल जाता है बताइए? एक आध चैनल है, पेड चैनल है,
कहाँ आपको गजलें सुनने को मिलती हैं, कहाँ आपको सुगम संगीत मिलता है, कहाँ आपको लोक संगीत मिलता है। भरा पड़ा है गांव गांव में जो है हमारा संगीत, कण कण में संगीत है। लेकिन सब के सब कहाँ 900 चैनल में कोई, ये हमारी बौद्धिक दरिद्रता है, हमारी ये निष्क्रियता है। हमारे अपनी चीजों के प्रति हम उनको खोते जा रहे हैं। हमारे लोक नाट्य, हमारी लोक भाषाएं, हमारे लोक संगीत और सब कुछ, किसी क्षेत्र में चले जाइए। मेरे क्षेत्र तो कविता है, कविता में भी चैनलों से जो कविता